टॉपिक है वह है स्किन। स्किन को हम लोग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्किन के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन क्या होता है। स्किन के बारे में हम बताना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि स्किन के बाद जस्ट स्किन को जानेंगे तभी हम लोग इंजेक्शन को जानेंगे। अभी इसके बाद को जो इसी के साथ या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डालने वाले हैं वह इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि इंजेक्शन क्या होता है, कितने तरह का इंजेक्शन होता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, डर्मल। तो यह सब हम इंजेक्शन का प्रकार आगे के वीडियो में बताएंगे या फिर इसी वीडियो में आगे होगा, इसके बारे में जिक्र होगा। तो इंजेक्शन देते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, किस किस पार्ट में इंजेक्शन देने से सेफ रहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए इसके जानने के पहले हमको स्किन जरूरी है जानना। तो स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है और इसका जो होता है 3 लेयर स्किन का होता है। एक होता है सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं डर्मिस और सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस बोलते हैं। तो 3 स्किन के लेयर हैं। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, ग्लैंड हम लोग इसके पहले पढ़े थे। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल 2 वर्ड होता है मेडिकल में। इंटरनल मतलब कि भीतरी ऑर्गेन्स, एक्सटर्नल मतलब बाहरी ऑर्गेन। तो स्किन जो है, स्किन भी एक ग्लैंड है। स्किन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, एक्सटर्नल लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि शरीर की सबसे बाहरी जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है स्किन है। और सबसे इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी लीवर। लीवर का बात आएगा वहां पे इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गेन है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और एक्सटर्नल ग्लैंड क्या है? स्किन है। तो हम लोग स्किन के बारे में समझेंगे कि स्किन का 3 लेयर होता है, तीनों लेयर में क्या क्या होता है, किस लेयर में इंजेक्शन को देना होता है। स्किन का लेयर खत्म होता है, उसके बाद मसल्स का लेयर आता है। मसल्स, स्किन के नीचे क्या है? फैट है, फैट के नीचे मसल्स है, मसल्स के नीचे क्या है? बोन है। तो बोन क्या होता है कि साइज और शेप देता है और उसको कवरिंग करता है, स्ट्रेंथ देता है, वह मसल्स देता है और स्किन उसको सुंदरता प्रदान करता है। तो स्किन में बहुत सारा स्किन का फंक्शन है जो हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। वर्क स्किन का फंक्शन भी है शरीर में क्या क्या है, उसको भी हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि स्किन का जो वजन होता है, हमारे पूरे शरीर के वजन का 4.5 से 5.5% जो वजन है। यदि मेरा वजन 100 kg है या 50 kg है तो उसका 5% कितना हो गया? 5% हो गया 2.5 kg। मतलब जितना टोटल बॉडी वेट है उसका 4.5 से 5% जो है हमारा स्किन का वजन है, वेट है। तो यह एक चीज आपको जानने को मिला कि टोटल बॉडी वेट का जो है 5% जो है हमारा स्किन है। तो 5% हमारा स्किन है, इसको हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग ऐसे मापेंगे। तो 22 फीट कम से कम पूरा स्किन को अगर हम लोग मेजरमेंट किए तो 22 फीट स्क्वायर इसका हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है स्किन को हम लोग वैसे, अब दूसरे वर्डों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी बॉडी वेट है उसका 60% भाग, 16% भाग जो होता है वह स्किन होता है। 100 में से कितना परसेंट स्किन हो गया? भाग हो गया 16% भाग स्किन हो गया, यानी 4 kg। 100 में 4.5 kg, 4 kg स्किन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्किन का जो है स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग उसको 2 भाग में बांट दिए। एक हो गया सुपरफिशियल थिनर पोर्शन जो होता है, सबसे ऊपरी पोर्शन, जो ऊपरी जो सबसे स्किन का ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके बाद वाला जो नीचे वाला भाग होता है उसको डर्मिस। यानी दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि स्किन के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और स्किन के भीतर वाले परत को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। अब ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे स्किन को हम लोग 3 भाग में बांटे हुए हैं। सबसे ऊपरी लेयर हो गया है एपिडर्मिस, बीच वाला डर्मिस और सबसे नीचे होता है सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड सप्लाई, स्किन को भी ब्लड सप्लाई आता है। स्किन में बहुत सारे छिद्र होते हैं, अनगिनत छिद्र होते हैं, जहाँ पे स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जिससे क्या होता है? पसीना सिक्रीट होता है। स्किन में सबीसियस ग्लैंड पाए जाते हैं जो सेबम का सिक्रीशन करता है, जो क्या होता है कि यहाँ के स्किन को चिपचिपा रहने का या स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, उसको मॉइस्चराइज रखने का में मदद करता है। और स्वेट ग्लैंड होता है जिससे स्वेट सिक्रीट होता है। और स्किन का जो होता है
यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी हुआ है। स्किन का जो डर्मिस लेयर है वहाँ पे हेयर फॉलिकल पाया जाता है। जितना भी हमारा स्वेट ग्लैंड है, जितना भी बाल है, वह बाल का जो हेयर फॉलिकल कहाँ से आता है, तो एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस जो लेयर होता है, तो डर्मिस लेयर से हेयर फॉलिकल निकलता है, ठीक है ना। अब स्किन इतना इसका काम है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये आगे हम बताएंगे। स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल है। अब हम आगे समझेंगे कि जो स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर है एपिडर्मिस के 4 भाग हैं। एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। एपिडर्मिस को हम लोग बोलेंगे इट इज द कंपोज्ड ऑफ केरोटाइज स्टिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल का बना होता है, और इसके 4 लेयर, इसमें 4 तरह के सेल पाए जाते हैं। केरोटिनोसाइट्स एक सेल होता है, मेलिनोसाइट होता है, और लेंग्रोस सेल होता है, और मार्क्स सेल होता है। तो केरेटिनोसाइट जो होता है वह टोटल एपिडर्मिस का जितना भी लेयर है, जितना भी सेल पाया जाता है, उसमें 90% जो होता है एपिथेलियल सेल जो होता है का ही बना होता है, और इसका 4 से 5 लेयर होता है। और यह विशेष प्रकार का प्रोटीन कैरोटीन सिक्रीट करता है। यह फाइब्रस प्रोटीन है जो क्या करता है, टिश्यू को बाहरी सुरक्षा से बचाव करता है। अब दूसरा हम लोग आएंगे मेलिनोसाइट्स। यह जो टोटल सेल का जो इसमें जो सेल इसका बना रहता है, तो 90% तो केरेटिनोसाइट हो गया, और 8% जो होता है वह क्या होता है, मेलिनोसाइट होता है, जो एपिडर्मल सेल का बना होता है। और यह क्या करता है, यह रेड, येलो और ब्लैक ब्राउन पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, जो स्किन को कलर देता है। मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, इसी के चलते क्या होता है, स्किन का जो कलर आ रहा है ब्लैक व्हाइट जो होता है, तो मेलिन के चलते, मेलानिन के कमी के चलते क्या होता है, देखते हो ना, जो एक व्हाइट डिजीज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा टाइप का जो डिजीज होता है, तो मेलानिन की कमी से होता है। तो यह चीज होता है। लॉन्गर हैंड सेल जो होता है प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है एंड माइग्रेट टू एपिडर्मिस में माइग्रेट होता है। यह क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में मददगार होता है। साथ ही यह क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसमें इन करता है, उसको इन नहीं होने देता है, उसको मारने का काम करता है, उसको भगाने का काम करता है। तो यह जो सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस के जो भाग है, थर्ड वाला जो होता है, यह उसका लेयर है। अब हम लोग बात करेंगे आके जो लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, हम लोग समझ गए कि यह कंटेन 5 लेयर्स होता है। उसका तो हम लोग सेल पढ़ रहे थे, इसका 5 लेयर होता है। इन मेजर बॉडी रीजन इट कंटेन ओनली 4 लेयर्स, मतलब कि इसमें सबसे एक अलग जो लेयर का प्रकार है, जैसे स्ट्रेटम कोर्नियम जो होता है, या थिक क्यूटेनियस लेयर होता है, जो 20 से 30% लेयर डेड लेयर का बना हुआ होता है। और यह क्या करता है कि जैसे पाम वगैरह का उंगली वगैरह रहता है ना, देखो, और सेल के तुलना में जो होता है, पाम का जो होता है, यहाँ का अंगूठा का, इस सब का स्किन का थोड़ा सा अलग मुलायम टाइप का होता है, ये अलग टाइप का होता है। तो अब हम लोग सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस को हम लोग जान रहे थे। अब हम लोग डर्मिस के बारे में समझेंगे कि डर्मिस जो होता है, डर्मिस क्या होता है, फिर उसका फंक्शन हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा पॉज कर, डर्मिस जो होता है यह डीप, मतलब सेकंड जो एपिडर्मिस के बाद का जो लेयर होता है, यह क्या होता है कि डीपर थिकर लेयर होता है स्किन का। और यह भी क्या होता है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर का बना होता है। तो उसके नीचे होता है हाइड्रो एपिडर्मिस लेयर होता है। अब हम लोग फंक्शन को जानेंगे कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन को जानना जरूरी है, और स्किन का फंक्शन हम लोग जानेंगे। तो क्या हुआ कि स्किन का सबसे बड़ा फंक्शन है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बाहर, जैसे हमारे आप लोग कभी समझे हुए कि बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री है ठंडा के दिन में, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, और भीतर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री है। तो इसको रेगुलेट करने का जो काम करता है वह स्किन करता है। अब बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है, भीतर का टेम्परेचर को 37 डिग्री को मेंटेन करने का जो काम करता है वह क्या करता है, तो स्किन करता है। तो स्किन को हम लोग कह सकते हैं कि स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो यह क्या होता है कि इसमें स्किन कंटेंट्स जो होता है थ्रोम्बो रेगुलेशंस, मतलब यह क्या करता है कि यह रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका जो ऊपर सरफेस होता है वह स्वेट ग्लैंड से
स्वेट कब सीक्रेट करेगा? जब हमारा बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या करता है, बॉडी का स्किन जो होता है वो रेगुलेट करता है स्किन को, स्किन का जो भीतर स्वेट ग्लैंड है जहाँ पे हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, तो स्वेट ग्लैंड से क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है। तो जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी स्वेट ग्लैंड को वह इंडिकेट करेगा कि आप पसीना बनाओ, वाटर बनाओ, और वह वाटर जाके क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। ऐसे मानते हैं हम धूप में से आए हुए हैं और ज्यादा गर्म हो रहा है धूप में, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा या भीगा कपड़ा ऊपर से रख लेते हैं किसी चीज के ऊपर की ठंडा रहेगा। तो हमारा बॉडी भी क्या करता है कि उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा अपना वो बनाएगा पसीना, स्वेट बनाएगा, और स्वेट के चलते क्या हुआ कि बाहर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वैसे ही ठंडा के दिन में जब ज्यादा ठंडा पड़ता है तो बॉडी का जो स्किन होता है वो क्या करता है, भीतर से स्वेट ग्लैंड को क्लोज कर देता है, उसके छिद्र को बंद कर देता है, जिससे बाहर का ठंडा हवा भीतर नहीं जाता है, बैक्टीरिया वायरस को भी भीतर जाने से रोकता है। तो यह दोनों काम किया कि जब गर्मी ज्यादा हुआ तो भीतर से क्या किया, स्वेट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, क्या है थी स्किन, क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, मतलब कि जो पसीना के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, पेशाब के द्वारा निकलना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, उसके द्वारा भी एक्सक्रीटनिन चाहे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर निकल रहा है, पसीना के रूप में निकल रहा है बाहर। तो यह सब काम जो होता है कि उसके बाद क्या करता है, यह ब्लड रिवाइवर है। उसके बाद हम देखिए दूसरा चीज है कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया, ठंडा के दिन में अलग रेगुलेट किया, गर्मी के दिन में अलग रेगुलेट किया। दूसरा हम लोग कहेंगे ब्लड रिजर्वायर है, मतलब क्या करेंगे कि जो डर्मिस होता है उसका नेटवर्क में क्लोज, ब्लड वेसल्स का बहुत सारा नेटवर्क क्लोज रहता है, तो पूरे शरीर का जितना भी अगर आदमी सोया हुआ है, कांस्टेंट रिलीज अवस्था में है, तो क्या हुआ कि सोए अवस्था में पूरे बॉडी वेट का 8 से 9% जितना ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो पूरे सर्कुलेशन का 8 से 9% भाग जो होता है वो स्किन में रेगुलेट करता है, यानी कि 8 से 9% ब्लड को स्किन रिजर्व करके रखा हुआ है। उसके बाद हमको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द आवर बॉडी। प्रोटेक्शन कैसे करता है, तो यह क्या करता है कि अल्ट्रा वायलेट रेड बाहर से, जो जिसे मानते हैं कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आता है तो यह छिद्र ऐसे इन कर सकता है, तो उसको इन नहीं होने देगा, उसको मारने का काम करता है। कोई हीट आ रहा है, अगर बाहर से टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, बाहर से केमिकल सब्सटेंस आ रहा है, बाहर से माइक्रोब्स आ रहा है, बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, तो सबको भीतर घुसने से मना कौन करता है, रोकता कौन है, तो स्किन, यानी कि यह प्रोटेक्शन का भी काम किया। लिपिड रिलीज बाय द ल्यूमिनर ग्रेन्यूल्स, उसके बाद क्या करता है कि यह लिपिड मतलब भीतर से क्या करता है, डिहाइड्रेशन शरीर को नहीं होने देता है, इसके लिए डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, स्किन को डिहाइड्रेशन कंट्रोल करता है। और इसके सेबेशियस ग्लैंड से वायर सिक्रीशन होता है जो स्किन को और हेयर को ड्राइंग रखता है, मॉइस्ट रखता है। तो यह सब वह काम करता है। प्रोटेक्शन स्किन एंड हेयर फ्रॉम द ड्राइंग आउट, या स्किन और हेयर को सूखने से बचाता है। कंटेन बैक्टीरियोसाइडल केमिकल्स, बैक्टीरिया को मारने वाला केमिकल भी सेबेशियस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसमें बैक्टीरिया उसी तेलीय चीज में घुल के मर जाता है, इंटर भीतर नहीं करता है। एसिडिक पीएच को स्वेट ग्लैंड रिटार्ड्स ग्रोथ एंड सम बैक्टीरिया, यहाँ के जो क्या करता है स्किन, जो क्या करता है यहाँ के नेचर को एसिडिक रहता है, और बहुत सारा बैक्टीरिया है जिसको ग्रोथ करने के लिए अल्कलाइन एटमॉस्फेयर पर है। अब एसिडिक एटमॉस्फेयर यहाँ मिल रहा है तो बैक्टीरिया यहीं पे जाके किल हो जाएगा, उसका ग्रोथ ही नहीं करेगा, वह उसका ग्रोथ नहीं होगा, जिससे वह बीमारी नहीं पैदा कर सकता है। तो यह काम जो होता है वह क्या करता है कि स्किन करता है, स्किन का इतना काम है। द पिगमेंट मेलानिन प्रोड्यूस फ्रॉम द, यहाँ पे मेलानिन पाया जाता है जो अल्ट्रा वायलेट रेड से हमको सुरक्षा करता है। अल्ट्रा वायलेट रेड जो सूरज से निकलता है, पराबैंगनी किरण, उससे अगर स्किन ज्यादा इफेक्ट होगा तो देखते हो ना किसी किसी का स्किन जो होता है पिगमेंटेशन होने लगता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन कैंसर से अल्ट्रा वायलेट रेड से बचाव के लिए लोग क्या करता है कि पूरा फुल पहनता है, किसी किसी का जल जाता है, सन स्ट्रोक भी किसी को हो जाता है, किसी का स्किन इतना मुलायम हो जाता है कि वह जैसे सूर्य की रोशनी से जल जाता है। तो यह क्या करता है, स्किन जो ही है भीतर के लेयर को जलने नहीं देता है, वह काम करता है। उसके बाद माइक्रोफेजेस का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का, वायरस को मारने का काम कर सकता है।
और क्यूटेनियस सेक्रेशन भी करता है। यह स्किन क्यूटेनियस सेक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ के चीज को ड्राई और एटमॉस्फेयर को मतलब कि मेंटेन टेम्परेचर करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। यह क्या करता है, जैसे मानते हैं कि 400 ml तक वाटर को गर्मी के दिन में इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। स्वेट के द्वारा क्या क्या एक्सक्रीशन होता है, तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और यूरिया, और उसके अलावा लिपिड सोल्यूबल मटेरियल लाइक फैट सोल्यूबल विटामिन बी, ए, डी, ई और के जो होता है इसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे मानते हैं किसी को विटामिन डी लेना है तो वह धूप में जाके खड़ा हो जाएगा और सूर्य के रोशनी से वह विटामिन स्किन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और विटामिन डी बनाने का भी काम स्किन करता है। तो स्किन का इतना काम है। तो अब हम लोग स्किन का काम समझ लिए, अब हम लोग इंजेक्शन के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं कि इंजेक्शन किस भाग में देना है, मसल्स क्या होता है। तो इंजेक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। इंजेक्शन का प्रकार होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावेनस होता है, सबक्यूटेनियस होता है, हाँ, तो और सब बहुत सारा चीज होता है। तो सब स्किन में जहां जहां पे इंजेक्शन दिया जाता है, कैसे इंजेक्शन देने का नियम है, क्या ओरिजिनल साइट है, यदि साइट से इधर उधर इंजेक्शन दे दिए, गलती हो गया तो वहां का आदमी का नर्व होता है या कोई ऐसा ब्लड वेसल या किसी ऐसे नर्व में इंजेक्शन पड़ गया तो आदमी का जो होता है वह पैर भी काम करना बंद कर सकता है, आदमी पैरालाइज हो सकता है। कोई नर्व में मार दिया इंजेक्शन, नर्व डैमेज हो जाएगा, वो नर्व काम करना बंद कर देगा। देखते हो किसी किसी को इंजेक्शन के बाद पैर हाथ तान देता है, बोलेगा कि कितना इलाज कराया, गोड़ सोझे नहीं होगा, तनने का तनने रह जाएगा। तो वह जानकारी नहीं होता है कि हमको किस साइड में कहां से कौन नर्व क्रॉस किया है, कहां से कौन आर्टरी क्रॉस किया है। तो यह सब समझना जरूरी है। सबसे कॉमन हम लोग जो देते हैं कि यहाँ हाथ में जो इंट्रामस्कुलर में हम लोग हाथ में जो आर्म में देते हैं और फिर कमर में देते हैं, तो यह दोनों के बारे में हम लोग बताएंगे। स्किन पढ़ने के बाद जानना जरूरी है कि स्किन पढ़ने के बाद हम लोग इंजेक्शन पढ़ाने जा रहे थे। इंजेक्शन देने का तरीका, मरीज को इंजेक्शन कैसे देंगे। इंजेक्शन हम लोग देखिए 2-3 तरह से हम लोग इंजेक्शन देते हैं। पेशेंट को क्या बोलते हैं, एक आईएम का पूरा नाम होता है इंट्रामस्कुलर। जो इंजेक्शन इंसान के मांस में दिया जाता है वो सब लिखाया जाएगा, इसलिए आप लोग केवल सुने, मेरी बातों पर फोकस कीजिएगा। आईएम मतलब मांस में 2 जगह दिया जाता है, एक हाथ में दिया जाता है, एक कमर में दिया जाता है। तो हाथ में हम बोले लिखाया जाएगा भाई, हाथ में जो दिया जाएगा वह कहां दिया जाएगा, कमर में जो इंजेक्शन दिया जाएगा वह कहां दिया जाएगा, यह जानना जरूरी है। देखिए आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम नीचे आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व होता है। और वह नर्व क्या करता है, हमारे मोटर और सेंसरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे हम कोई चीज समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। जैसे सूंघने वाला भी नर्व होता है, देखने वाला नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टिव नर्व। तो बहुत सारा मिक्स नर्व होता है जो सेंसरी भी है और मोटर भी है। अब जैसे मानते हैं कि हम इसको मारे ऐसे, तो ऐसे मारे हम, तो यह क्या किया, पैपुल अपना बंद किया। तो इसमें 2 चीज काम किया, इसका सेंसरी नर्व इसको सेंसेशन दिया कि तुमको चोट लगने वाला है, जिसके चलते मोटर क्या किया कि पैपुल बंद किया। तो अब हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं वो सब पार्ट में, जैसे उंगली है तो ये 5 उंगली चलता है, तो 5 उंगली नर्व के सपोर्ट से ही चलता है। यदि कोई नर्व डैमेज हो जाएगा, अब इस उंगली का नर्व डैमेज हो जाएगा, इस उंगली का, तो यह उंगली काम नहीं करेगा। पूरे हाथ का नर्व डैमेज हो जाएगा तो पूरा हाथ काम नहीं करेगा। आप देखते हो कोई किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, पैर, हाथ या पूरे शरीर काम करना बंद कर देता है, यानी कि वहां का वह नर्व जो है वह डैमेज हो चुका है। तो अब देखिए हम इंजेक्शन में यह क्यों बता रहे हैं। इंजेक्शन देने का मतलब नहीं हुआ कि हाथ उठाए या घाट दिए, आप सुई दे दिए। इंजेक्शन देने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। यदि आप सही तरीका से इंजेक्शन नहीं देते हैं, जितना लोग पहले दे रहा है वह लोग सीख ले। इंजेक्शन यदि सही समय पे नहीं दीजिएगा, तो जैसे मानते हैं, खड़ा हुए थोड़ा सा, जैसे मानते हैं कमर में है, कमर में इंजेक्शन देना है, तो यहाँ से बहुत सारा साइटिकल नर्व वगैरह बहुत सारा नर्व आया हुआ है। अगर मानते हैं कि दूसरे जगह पे हम अगर इंजेक्शन दे देते हैं, वह नर्व अगर उस इंजेक्शन के नीडल से प्रिक होकर डैमेज हो जाता है, तो वह पेशेंट में दर्द या गोड़ तानना या फिर काम करना भी वह पैर बंद कर सकता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि बोन पे नहीं जाना चाहिए, नर्व को नहीं टच करना चाहिए। मेन साइट क्या है, ओरिजिनल साइट क्या है,
यह जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग केवल IM का बात करते हैं। दूसरा 2-3 चीज हम लोग ध्यान देंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इंजेक्शन देते समय, क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या समझना है, इस बात को हम जानकारी लेंगे। अब देखिए, इंजेक्शन देने के लिए पहले हम साइट बताएंगे, फिर सामान बताएंगे, फिर विधि बताएंगे। तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अब देखिए, जो मांस में सुई दिया जाता है उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, जो वेन में दिए जाते हैं उसको इंट्रावेनस बोलते हैं, जो डर्मिस में दिया जाता है उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं, जो सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन में देता है वह सबक्यूटेनियस बोलते हैं, जो हार्ट में सुई दिया जाता है उसको कार्डिक इंट्राकार्डिक बोलते हैं, और जो स्पाइन में जाता है वो इंट्रा स्पाइनल बोलते हैं, जो हड्डी में जाता है उसको इंट्रा ओशियन बोलते हैं। तो यह सब हड्डी में, नस में, सब जगह इंजेक्शन दिलाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इंजेक्शन देने का साइट होता है वह इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है। तो अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अब देखिए, यह जो नीडल होता है वह नीडल का जितना गेज होता है, जितना लंबाई होता है, वह इतना ही बना हुआ होता है। जैसे आदमी के शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है, डर्मिस हुआ, एपिडर्मिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हाइपोडर्मिस हुआ, उसके बाद क्या आता है, मसल्स आता है। इंजेक्शन हमको मसल्स में देना है, यानी कि पूरा नीडल मसल्स में, जिसका साइज इतना है उतना ही साइज है जितना यह मसल्स के पास चला जाए। तो कमर पे या कहीं भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो आधा प्रिक करके नहीं देना है। यदि आधा इंजेक्शन, आधा नीडल लगाए हैं तो वह एपिडर्मिस में या डर्मिस में या हाइपोडर्मिस में जा सकता है। पूरा नीडल हम जब प्रिक करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, तभी वह जो है वह जा सकता है मसल्स के पास। एक चीज समझ लीजिए। दूसरा चीज, एक चीज और समझ लीजिए कि हमारा जो यह सिरिंज होता है जो हम लोग रेपर में रहता है, तो पहले जो आता था अनस्टरलाइज सिरिंज आता था, जिसको गर्म पानी से हम लोग, शीशा का सिरिंज आता था, उसमें हम लोग धोते थे, नीडल को भी हम लोग नीडल को भी उबालते थे फिर देते थे। क्योंकि अगर नीडल एक दूसरे का प्रिक हो जाएगा तो एक दूसरे आदमी का बीमारी, जैसे हमको HIV है, आपको HIV है, तो अगर प्रिकिंग हो गया तो स्प्रेड हो जाएगा दूसरे आदमी में। तो यह जो नीडल होता है, जो आजकल डिस्पोजेबल नीडल आता है, यह क्या होता है कि जर्म फ्री होता है, माने कीटाणु रहित होता है, और इसको स्टरलाइज करके पैकेट में पैक किया जाता है। यानी कि यह नीडल पूर्ण रूपेण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो ना, जो बीमारी पैदा करता है, बैक्टीरिया, वायरस, यह नीडल पूर्ण रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है। अब बैड हैबिट इसमें क्या होता है, किसी को, कोई आदमी इंजेक्शन जब देने जाता है, इंजेक्शन खींचने जाता है या देने जाता है, तो वह क्या करता है, नीडल पर उंगली रख देता है। दिस इज द बैड मैनर। और इससे आपने क्या किया कि जो स्टरलाइज नीडल है, अपने उंगली का जितना भी हजारों लाखों जर्म है वह उस नीडल पे आपने छोड़ दिया। वह नीडल जब मांस में या फिर IV इंट्रावेनस में गया तो वहां डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। एक बैड हैबिट को खत्म करना है। दूसरा बैड हैबिट क्या है, कितना लोग नीडल के पास कॉटन बाहर से ले लेता है, कॉटन के ऊपर से देने के पहले ऐसे करेगा। यह पहले होता था जब स्टरलाइजेशन प्रक्रिया नहीं था, जब स्टरलाइज नीडल नहीं आता था तो लोग स्पिरिट से उसका नीडल साफ करता था। लेकिन आज एकदम वो सब नहीं करना है। आपका कॉटन में जितना बैक्टीरिया, वायरस है वह नीडल में आ जाएगा। तो नीडल को अपने उंगली से टच नहीं करना है। दूसरा प्रिकॉशन क्या करना है कि जब नीडल को हम लोग इंजेक्शन देने के बाद, जैसे हमको इनको इंजेक्शन दे दिए, और इंजेक्शन देने के बाद जो है हम इसको इंजेक्शन देने के बाद हम क्या किए कि जब हम इनका नीडल कैपिंग करेंगे तो नीडल होल्डर होता है, उससे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाई चांस अगर नीडल होल्डर नहीं है तो यदि हम इनका नीडल, हमको या किसी को प्रिक हो जाएगा, अगर इनको HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, तो वह हमको भी पड़ सकता है, या जिसको नीडल प्रिक होगा उसको भी पड़ सकता है। तो नीडल कैपिंग करते समय एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दिमाग इधर उधर नहीं रहेगा। मान लेंगे कि हम बात कर रहे हैं तो ऐसे किए, तब तक ऐसे मार लिए। अब ऐसे हमको प्रिक हो गया तो क्या होगा कि उसके अंदर का HIV वायरस हमारे अंदर में प्रिक हो जाएगा। तो समझिए कितना बड़ा फेरा में हम फंस जाएंगे। तो यह चीज पे ध्यान देना है कि कैपिंग नहीं करना है। नीडल डिस्ट्रॉयर होता है, वहां पे नीडल डिस्ट्रॉय कर देना है। बाई चांस कभी कैपिंग करना भी पड़ा तो प्रिकॉशन के साथ ऐसे टेढ़ा करके इसमें लगा के तब अच्छा से कैपिंग करना है। किसी भी बिना ग्लोव्स के कोई काम नहीं करना है। इंजेक्शन देते समय या फिर IV देते समय कोई बिना ग्लोव्स का, वो हम प्रोसीजर बताएंगे। तो यह तो इंजेक्शन के संबंधित सावधानी आप लोग जान गए। अब यह इंजेक्शन का जो पार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या क्या है, इस इंजेक्शन को किस किस नाम से जानते हैं।
तो यह जो है इसका नाम क्या है, प्लगर। इसको क्या बोलते हैं, प्लग ऐसा है, प्लगर नाम है क्या इसका। यह वाला जो भाग है यह क्या है, प्लगर है। यह वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं बैरल। यह क्या है, तो बैरल हो गया, यह प्लगर हो गया। और यह जो हो गया, यह वाला जो भाग है यह प्लेन टिप हो गया, और यह वाला भाग जो क्या हो गया, प्लेन टिप हो गया। और इसके बाद यह निडिल होता है, निडिल का सॉफ्ट हो गया और निडिल का ल्यूमेन हो गया। इसके आगे जो नुकीला होता है ल्यूमेन होता है। तो 3 चीज याद रखना है, प्लगर, बैरल और इसका प्लेन टिप, ठीक है ना। प्लेन टिप हो गया। तो इसको हम लोग, तो हम इंजेक्शन के पूरे पार्ट का नाम जान गए। अब इंजेक्शन देने का तरीका हम बता रहे हैं कि पहले आईएम इंजेक्शन कैसे देंगे। सबसे पहले जब इंजेक्शन हमको देना है तो पेशेंट को क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन में बैठा देंगे, सिटिंग पोजीशन में बैठा देंगे। फिर सोया हुआ पेशेंट, तो सोया अवस्था में किसी भी पोजीशन में रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि देखिए हम आपको इंजेक्शन देने जा रहे हैं। और इंजेक्शन देने के पहले क्या करेंगे, पूरा तैयारी कर लेंगे। हमको किडनी ट्रे ले लेंगे, स्पिरिटेड कॉटन ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेरलाइज सिरिंज ले लेंगे, जो हमको इंजेक्शन देना है उसको ले लेंगे। प्रॉपर उस इंजेक्शन को हम लोग इसमें फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद हम उसका जो ईयर है वह ईयर को हम लोग निकाल लेंगे। ईयर इसलिए निकाल लेते हैं कि ईयर रहेगा, यदि आईवी इंजेक्शन देंगे तो ईयर अगर जाएगा हार्ट में तो इम्बोलिज्म हो जाएगा, इससे मरीज की जान जा सकती है। तो ईयर वाला इंजेक्शन आईवी नहीं देना है और आईएम भी नहीं देना है, ईयर वाला से भी घाव वगैरह हो सकता है। तो ऊपर हम लोग ईयर निकालने के बाद इसको रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम लोग साइट पेशेंट का देखेंगे, साइट कहाँ पे है, कहाँ पे हम लोग इंजेक्शन देने का साइट है। सबसे पहले हम बाजू में इंजेक्शन देने का साइट बता रहे हैं कि बाजू में इंजेक्शन देने का साइट क्या होता है। तो बाजू में इंजेक्शन देने के लिए पहले रोगी का धीरे धीरे कपड़ा खोल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, खोलिए कपड़ा। अब साइट यहाँ पे देखिएगा, साइट क्या है, हंसना मना है, बोले है ना, अरे जल्दी। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है कि जहां पे हमको इंजेक्शन देना वहां पे आप देखते हैं लोग रुई से साफ करता है। तो रुई से साफ क्यों करना है, रुई से साफ इसलिए करना है कि यहाँ पे स्किन में इसके पास अभी हजारों ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, जो साइड जिसे मानते मेरा ही साइड, हम बता रहे हैं साइड कैसे नापेंगे। तो साइड को हम लोग क्या करेंगे, जब उसको स्पिरिटेड कॉटन से हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म फ्री करेंगे। स्पिरिटेड कॉटन क्या है, उसमें एंटीसेप्टिक लगा हुआ है, और एंटीसेप्टिक क्या करता है कि जर्म को फ्री करता है, किसी भी बैक्टीरिया को कीटाणु रहित करता है, जगह को, वहां के बैक्टीरियोसाइडल है, वहां के बैक्टीरिया को मारता है। एंटीसेप्टिक में क्या है, स्पिरिट है, कॉटन है, स्पिरिट है, डिटॉल है, बीटाडीन है। तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जब हम लोग कोई भी चीज घाव को या फिर कोई भी इंजेक्शन के लिए वह जगह को सिलेक्ट करते हैं और जब उसको सफाई करते हैं, तो सफाई करने का जो मेथड होता है वह क्या होता है, तो सफाई करने का जो मेथड होता है वह सेंटर टू पेरीफेरी होता है। सेंटर टू सेंटर मतलब बीच। तो हम जब इसका सफाई करेंगे, कॉटन जैसे मानते हो गया, कॉटन हो गया, तो कॉटन से हम जब इसका सफाई करेंगे तो सेंटर पे स्पिरिटेड कॉटन रखेंगे और इसको हम लोग सेंटर टू पेरीफेरी ऐसे करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ का बैक्टीरिया साफ कर रहे हैं तो यहाँ का बैक्टीरिया साफ हो गया, और हमको अगर बाहर से हम लाएंगे तो बाहर का बैक्टीरिया फिर यहाँ पे आ जाएगा। लोग ऐसे ऐसे करता है, तो ऐसे ऐसे करेगा तो क्या इधर का बैक्टीरिया उधर, फिर उधर का बैक्टीरिया इधर, बीच का हमारा, फिर बाहर से इसमें आ गया, फिर बीच से बाहर आ गया। तो सेंट्रल टू पेरीफेरी करेंगे तो यहाँ से जब मरना ये स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे मारते हुए हम बाहर। घाव का भी ड्रेसिंग ऐसे ही करेंगे। तो जितना भी आप देखिएगा बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या जो भी पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनका ड्रेसिंग का मेथड या फिर इंजेक्शन का भी स्वाब का कंटेनिंग का मेथड सेंट्रल टू पेरीफेरी होता है। जो सेंट्रल टू पेरी नहीं ऐसे कर रहा है वह या तो लेमैन है, उसका जानकारी उचित मात्रा में नहीं है। तो यह एक चीज हो गया। दूसरा चीज है कि अब हमको कैसे साइड देखना है। अब हमको स्टरलाइज करने का मेथड मालूम हो गया, इंजेक्शन को भरने का मेथड मालूम हो गया, एयर निकालने का मेथड मालूम हो गया। अब हमको इंजेक्शन देने का मेथड मालूम करना है। इस मेथड को अगर हम बढ़िया से सीख लेते हैं तो हमको कभी भी इंजेक्शन देने में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, हार्म नहीं हो सकता है। एक चीज हम जानेंगे, पेशेंट को जो हम लोग हाथ बाजू में इंजेक्शन देते हैं वो हम लोग देते हैं डेल्टॉइड में देते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, डेल्टॉइड में देते हैं। और कमर का जो इंजेक्शन देते हैं वह गुल्टॉइड में देते हैं। गुल्टॉइड मसल्स का नाम है, डेल्टॉइड मसल्स का नाम है। यह बाइसेप्स मसल हो गया। मसल्स जो पढ़े हैं वह जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक बोन का जो है, यहाँ पे बोन होता है ना, सबके यहाँ पे बोन है। मोटा आदमी है उसको
नहीं दिखाई देता है, पतला आदमी को दिखाई देगा। तो यहाँ का जो बोन है इसमें हम दो मेथड से यहाँ पे नाप सकते हैं। एक मेथड सिंपल मेथड है कि बोन से हम लोग 3 फिंगर्स नापेंगे, ऐसे 3 फिंगर्स नापेंगे, जो सेंटर होगा वहां पे हमको इंजेक्शन देना है। या फिर दूसरा सबसे सटीक मेथड क्या है कि हम लोग या बोन के पास से 2 फिंगर रखेंगे और ऐसे जो है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे त्रिकोण बनाएंगे और इसके 20 सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन को हम लोग 20 सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल में पूरा इंजेक्शन को जो है हम लोग पूरा इंजेक्शन जैसे मानते हैं, हमने इसको स्टेलाइज किया। अब हमको इंजेक्शन ही देना है तो हमको इंट्राडर्मल देना है, तो हम ऐसे इसके पूरा 90 डिग्री के एंगल पूरा इंजेक्शन इसमें लगा दिए, पूरा इंजेक्शन चला जाएगा। उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे इसलिए हम क्यों पकड़ेंगे इसलिए कि इसको हम स्टेबल रख सके। अगर ऐसे ही पकड़ेंगे तो ऐसे करेंगे तो बार बार प्रीक होगा, तो पकड़ के इसको कांस्टेंट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको एयर खींच कर देखेंगे, एयर आ रहा है तो हम लोग धीरे धीरे पेशेंट को यह इंजेक्शन, ये हमारा यहीं पे रहेगा, पेशेंट को हम धीरे धीरे ऐसे इंजेक्शन दे देंगे और देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको खींचकर और स्पिरिटेड कॉटन से हम इसको साफ करेंगे, मिला देंगे कि मसल समझ जाए। लेकिन हमारा इस साइड इंजेक्शन इस तरह नहीं देना है, इंजेक्शन इस तरह नहीं देना है, इसमें का निडल टूटा हुआ है इसलिए इस तरह नहीं देना है, इस तरह नहीं देना है, इस तरह नहीं देना। आप कितना लोग इधर ताक रहे हैं ना, ठीक है लाओ, किन्हों से देखेगा मास है, किन्हों से दे देगा। लेकिन साइट हमारा क्या है, इससे हमको 3 फिंगर, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस का चीज है, बार बार नापेंगे नहीं। जब आपको देने का आदत लग जाएगा ना तो आप अंदाजे समझिए कि हाँ भाई यहाँ पे आ गया, इसको डाल दिए। तो यह हाथ में का साइट है, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इससे सेंट्रल में देना है, इस बोन के सेंट्रल में 3 फिंगर या फिर 2 फिंगर रख के आपको ऐसे त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण बनाने के बाद बीच सेंटर पे देना है। क्लियर? आईएम हाथ में का क्लियर हो गया। अब आईएम कुल्हा में का क्लियर कुल्हा में का क्लियर करेंगे, पीछे होगिए। अच्छा तो खोलेंगे नहीं, ऊपर से बताएंगे, चलिए। अच्छा, अब दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई इंजेक्शन जब कमर में देने जाएंगे या हाथ में देने जाएंगे तो कितना पेशेंट बोलता है कि हमको क्या कीजिए, आप लोग कपड़ा के ऊपर से ही दे दीजिए। तो कपड़ा के ऊपर से नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जो कपड़ा का जो कॉटन या रेशम या फिर नायलॉन का जो पार्ट है जो इंजेक्शन में लग के जो उसके मसल्स में जाएगा, उससे घाव हो सकता है। तो पेशेंट इंजेक्शन ले चाहे नहीं ले, पेशेंट को कपड़ा के ऊपर से, जैसे गांव देहात में बहुत सारे डॉक्टर होता है कपड़ा के साया के कुछ साड़ी के ऊपर से भी इंजेक्शन डाल देता है, तो उसका भाग्य है 100 में कुछ नहीं हो सकता, किसी में वो घाव हो जाए। अब इसमें मेन देखना है कि यहाँ पे साइटिकल नर्व जाता है, यहाँ पे मेन एरिया जो होता है। तो अब हम इसको दाया इंजेक्शन के लिए हमको 2 बुटॉक है, बाया बुटॉक पे भी दे सकते हैं और दाया बुटॉक पे भी दे सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या तरीका है, इसमें सिंपल सा तरीका है कि जो बुटॉक होगा उसका अपोजिट हैंड हमारा होगा। जैसे मानते हैं यह बुटॉक है, तो यह बुटॉक पे हमको क्या करना है, यह चीजा होगा ना, कुछ नहीं करेंगे। यार देखो, यह बुटॉक है, तो यह बुटॉक जो है हमको उसको ऐसे अपना हाथ केवल रख देना है। क्या रख देना है? ऐसे। क्या रखना है? ऐसे हाथ रख देंगे। बाया बुटॉक है तो दाया हाथ हम अपना रखे, यानी मेरा जो यह एरिया है, यह दिस इज द सेफ एरिया। यहाँ पे गुल्टवाइड मसल्स होता है, यहाँ पे देंगे तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे सेंटर पे देना से ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटर पे इसको इंजेक्शन डाल दिया और ये सेंटर पे हमने इंजेक्शन डाला, फिर इसको खींच के देखा, फिर यहाँ पे दे के हमने मिला दिया। वैसे ही हमको अगर इधर देना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हाथ रखेंगे। क्या होगा? यह हाथ रखेंगे, यह हाथ रखेंगे। तो यह हाथ रख लिया, अब धीरे धीरे अंदाज हो जाएगा तो हाथ रखने की जरूरत नहीं है। और इस हाथ को रखने के बाद हम ई एरिया जो है, अब इतना भी नहीं रखने आता है तो यह चीज समझ लो कि हमारा जो है हाथ के साइड का जो है इधर का बोन जो है इतना दूर सेफ है। यहाँ का जो मसल्स है गुल्टवाइड मसल्स, यह सेफ है इंजेक्शन के लिए। यहाँ पे देने से कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं करता है। तो इस एरिया में सेंट्रल में या फिर इस एरिया में सेंट्रल में, बहुत लोग क्या करता है इसे डाल देता है, यहाँ डाल देगा। अब इधर से साइटिकल नर्व आता है तो पहले उसका पूरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो डैमेज हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएगा तो यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, जहां मन करेगा तहां डालेगा। लेकिन मेन साइट हमको क्या है, इतना दूर का साइट जो है मेन है। तो अब जो है डेल्टॉइड में और गुल्टॉइड में दोनों में आप लोगों ने इंजेक्शन देने का जो तरीका है, सही तरीका, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेशेंट पर इंजेक्शन देना प्रारंभ कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, तो वो एक्सपीरियंस है, वो बार बार नापने की जरूरत नहीं है। आपको एक साइट मालूम हो जाए कि हमको ये साइट सेफ है।
ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं देना है, नीडल को उंगली से प्रिक नहीं करना है, ईयर वाला नहीं देना है, ईयर निकाल के इंजेक्शन को देना है। इंजेक्शन देने के पहले स्टेरलाइज कॉटन से उसको रब करना है, सेंट्रल टू फेरी करना है। इंजेक्शन देने के बाद नीडल से वहां के मसल्स में मिलाना है। जब भी इंजेक्शन देना है तो जितना नीडल है पूरा 90 डिग्री के एंगल पे देंगे। एक चीज समझिए, हम कहना भूल गए हैं कि इंजेक्शन जो भी हम देंगे कमर में दें या इसमें दें तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं देना है 45 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, ये सब नहीं देना है। कमर में भी देंगे तो हम बस ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल में डाल देना है। अभी नहीं कि ऐसे दे रहे हैं तो तिरछा करके देंगे तो दूसरा लेयर में चला जाएगा, मसल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि हमको आईएम देना है। और नीडल का गोज जो होता है वो आईएम इतना ही नापा रहता है। कोई पतला पेशेंट है, कोई बीमारी से बहुत ज्यादा वीक हो गया है, बहुत ज्यादा पतला हो गया है, तो उसको हम लोग वहां के मसल्स उठा के देंगे। जैसे मानते हैं लीन एंड थीन है, 25 किलो का वजन है, तो वहां के मसल्स को हम लोग ऐसे उठा के मसल्स में देंगे, तो वह उसके लिए है और बाकी पेशेंट के लिए नहीं है। तो इंट्रा मस्कुलर आप लोगों ने देखना चाहिए। अब इंट्रावेनस अगर हमको देना है किसी को इंट्रावेनस देना है, तो इंट्रावेनस के लिए हमको क्या क्या चाहिए? देखो तो वहां पर टर्निकेट है जी। इंट्रावेनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को पहले देखेंगे साइट, किस साइट में हमारा इसका पेशेंट का वेन दिखाई दे रहा है। और आप एक चीज समझ लीजिए इंट्रावेनस में कि यह जो है एक पतला नस है, ट्यूब लाइट नस है, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं। वेन ऊपरी दीवारों में पाया जाता है, आर्टरी बीच के दीवारों में पाया जाता है। तो ऊपर वाला वेन के साइड में हमको इंजेक्शन देना है, और एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस ट्यूब में हमको प्रिक करके नीडल को प्रिक करना है ट्यूब में 45 डिग्री के एंगल में। और ट्यूब में प्रिकिंग करने के बाद जब उसमें हम देख लेंगे ब्लड आ गया तो हम लोग को वहां पे इंजेक्शन डालना है। और ट्यूब प्रिक करने के बाद उसके नीडल को मतलब कांस्टेंट कर देना है, स्थिर कर देना है। नहीं तो आगे क्या होगा कि यदि हमारा थोड़ा सा भी हाथ आगे पीछे गया, जैसे मानते हैं कि वेन है, तो इस वेन में जब हम इंजेक्शन देंगे तो अगर हम नीडल इसे प्रिक कराएंगे तो हमको इस वेन के ही बस लेयर में खाली हल्का से घुसना है। अगर लेयर से हम आगे नीडल घुसा दिए तो हमको फिर नीडल वेन में गया, वेन से प्रिक करके फिर आगे मांस में चला जाएगा। तो इस ट्यूब में हमको डाल देना है दवाई, मतलब कि अब यही समझिए कि यह पतला वेन जो है इस पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमको अपना इशारा से जाना है और इसको ऊपर वाले लेयर को प्रिक करके उसमें घुसना है। और वहां पे जब घींच के देखने के बाद जब ब्लड कंफर्म हो जाएगा तो फिर हमको धीरे धीरे वहां दवा डाल के फिर चला जाना है। अब यानी कि हम यहाँ पे ट्यूब में चले गए, अब फिर हाथ हिला रहे हैं, मालूम चला कि फिर नीडल तो नुकीला है, अब नीडल जो है इस लेयर को प्रिक करते हुए आगे वाला लेयर में चला गया। थोड़ा सा इंजेक्शन दिए तो मालूम चला फिर वो फूलने लगा, पेशेंट चिल्लाने लगा, फटने लगा, क्योंकि जब नस में रहेगा तो दर्द नहीं करेगा और नस के बाहर रहेगा तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेशेंट चिल्लाने लगेगा, अनबियरेबल पेन होगा। तो यह सब चीज पे ध्यान देना है और यह सब एक्सपीरियंस का चीज है। धीरे धीरे 1 2 बार 4 बार देने के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है और आदमी देख सकता है। अब इसके मेथड को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या सामान चाहिए हमको। अब आईवी देने के लिए किडनी ट्रे चाहिए, किडनी ट्रे में क्या चाहिए, स्पिरिटेड गॉड चाहिए, सिरिंज चाहिए, दवा चाहिए और टर्निकेट चाहिए। टर्निकेट क्या होता है? टर्निकेट एक होता है, टर्निकेट तो लेके हम लोग नहीं बैठे। टर्निकेट क्या होता है? जो वेन को डायलेट करने के लिए, उगाने के लिए काम आता है। ऐसे बंधा बांध देते हैं और हमको जो वेन दिखाई दे, जैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमन वेन क्या है, क्यूबाइटल वेन होता है, और सभी जहां भी वेन हमको दिखाई दे रहा है वहां के वेन में हम लोग पहले कंफर्म हो जाएंगे, टर्निकेट से बांध के वहां के वेन को डायलेट करेंगे। ऐसे मानते हैं हमने यहाँ के वेन को डायलेट किया, तो डायलेट करने के बाद हम कंफर्म हो जाएगा मेरा दवा तैयार है, हमको इंट्रावेनस देना है। गाइडलाइन के अनुसार हमको बोला गया कि आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन देना है। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, सेंट्रल टू पेरिफेरी इसको स्टेरलाइज करेंगे, स्पिरिट को थोड़ा देर सूखने देंगे, जो दवा है वह सूखेगा। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने हमारा जो निडल है उसमें हम 90 डिग्री पे डाले थे, तो इसमें हम 90 डिग्री पे नहीं डालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे डालेंगे तो फिर यह लेयर से नीचे वाला लेयर पार कर चलेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे डालेंगे। 45 डिग्री के एंगल पे स्मार्टली प्रिक करेंगे और यहाँ पे जब हम प्रिक करके फिर यहाँ पे निडल को होल्ड करेंगे और यहाँ पे घींच के देखना है ब्लड आ रहा है कि नहीं। जब तक इसमें ब्लड नहीं आएगा तब तक हम लोग इंजेक्शन नहीं देंगे। जब ब्लड आ गया यानी कंफर्म में हो गया कि आई वेन में चला गया है, तो हम लोग धीरे धीरे उस दवा को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे पकड़े रहेंगे कि हिल डुल के फिर आगे नहीं जाए। दवा डालने के बाद हम लोग फिर कॉटन रख के इसको खींच लेंगे और यहाँ पे 1 मिनट कॉटन दाबे रहेंगे, क्योंकि वेन पंचर हुआ है तो ब्लीडिंग होगा। तो इस बात पे प्रिकॉशन करना है कि ब्लीडिंग होगा। दूसरा चीज है कि स्टेरलाइजेशन प्रोसेस का ध्यान रखना है। टर्निकेट इंजेक्शन के बाद खोल देना है। 1 मिनट से ज्यादा टर्निकेट बांधने से क्या होता है कि आप यहाँ का सेल टिश्यू डैमेज हो सकता है। अगर किसी का वेन नहीं मिल रहा है तो उसी नहीं कि 45 सेकंड से ज्यादा टर्निकेट नहीं बांधना है,
ये नहीं कि इसको 2 मिनट 3 मिनट बांध दिया, इसका वेन खोज रहा है, तब तक मालूम चला इसका हार्ट का सेल टिश्यू नर्व डैमेज होने लगा। तो यह सब प्रिकॉशन करना है। 45 डिग्री के एंगल में देना है, आईएम को 90 डिग्री के एंगल में देना है। यह सब चीज है जो बेसिक चीज है, यह चीज समझना पड़ेगा। इंजेक्शन देते समय स्मार्टली प्रिक करना है। खास करके आईवी वाले इंजेक्शन साइट में आपको एयर बबुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एम्बोलिज होने की चांस बढ़ जाएगा। कैनुला भी इसी तरह लगाते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का पूरा ध्यान रखिए। नीडल को, अब आईवी वाले इंजेक्शन में भी नीडल को उंगली से प्रिक नहीं करना है, नहीं तो पूरा जर्म बैक्टीरिया उसके द्वारा चला जा सकता है। तो यह सब प्रिकॉशन में ध्यान रखना है और इसके द्वारा हम लोग आईएम इंजेक्शन देना सीखे, आईवी इंजेक्शन देना सीखे। अब आईवी इंजेक्शन के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको इंट्राडर्मल हो गया, डर्मिस में दिया जाता है। एक ट्यूबरकुलिन सिरिंज आता है, इंसुलिन सिरिंज आता है, जिसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, वो 1/2 mm का होता है। तो उसमें क्या करेंगे, सबक्यूटेनियस देंगे तो ऐसे चाम, चीनी वाला ऐसे चाम उठा के इसको ऐसे डाल देंगे, फिर इसको दे देंगे। इंसुलिन वगैरह का सुई जो दिया जाता है, या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए जो स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए आपको मोंटूटेक्स वगैरह लगाया जाता है। कुछ इंजेक्शन होता है सबक्यूटेनियस, आप लोग समझ गए। सबक्यूटेनियस क्या होता है, चाम के नीचे इंसुलिन का जो सुई दिया जाता है, यहाँ पे साफ करेंगे, इंसुलिन वाला करोगी तो सुबह शाम 3 बार 4 बार लेना है, तो वहाँ कहाँ खोजेगा पैरामेडिकल स्टाफ, वो खुद अपना, उसका नीडल इतना ही साइज का आता है गेज का, वो ऐसे दवाई भरेगा 5 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट जितना देना है, अब मारेगा ऐसे ही पटाख दे उठा के चाम ऐसे डाल देगा। दिन भर जांग में, जहाँ जहाँ पेट में देता है, जांग में जहाँ पे ज्यादा जांग में देगा, तो यह सब उसका साइट होता है। अब उसके बाद कुछ इंजेक्शन हार्ट में भी दिलाता है, जो स्पोर्ट कार्डियोलॉजिस्ट दे सकता है। आप केवल यह जान लीजिए कि एंटाकार्डियल होता है जो हार्ट में दिलाता है, बोन में दिलाता है, ऑर्थोपेडिक्स देता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोन में देते हैं, तो वह एंटीओशियन होता है। स्पाइनल कोड में दिलाता है इंजेक्शन, जब एनेस्थीसिया लोग, एनेस्थेटिक्स लोग देता है, जब आदमी को सेंसलेस अनकॉन्शियस करना होता है, ऑपरेशन में बेहोश करना होता है, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि लंबर वर्टिब्रा में स्पाइनल कोड जो होता है वहां पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, या फिर सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए स्पाइनल नीडल से हम लोग इंजेक्शन निकालते हैं। तो यह सब जो है इंजेक्शन का प्रकार है। जो मोस्ट कॉमन क्या है, आईएम और आईवी और सबक्यूटेनियस, इसको जानना जरूरी है। आईवी आईएम आप लोग जाने, सबक्यूटेनियस जाने। अब हम लोग सलाइन जो पेशेंट को करते हैं, तो सलाइन का कुछ पार्ट का, जो सलाइन सेट के पार्ट के बारे में बताएंगे, इंजेक्शन के पार्ट के सारे बारे में बता दिए। तो वैसे ही हम लोग जैसे लूज मोशन वाला, डायरिया, डिसेंट्री का सीजन आ रहा है, तो उस पेशेंट को हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड देना रहता है वेन के रास्ता से, कि जो चीज अगर हमारा जो बॉडी का जो बॉडी का फ्लूइड डैमेज हुआ है, जो बॉडी फ्लूइड निकला है, वह बॉडी फ्लूइड एक जल्दी से रिकवरी कर जाए, इसके लिए हम लोग वेन के द्वारा आरएल को, डीएनएस को, 10% को जैसा जरूरत होता है उसके अनुसार उस फ्लूइड को हम लोग चढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी हम लोग इंट्रा आईवी सेट के विषय में समझेंगे कि आईवी सेट क्या होता है, और आईवी सेट के विषय में हम अब बताने जा रहे हैं। आईवी सेट का पार्ट का क्या क्या नाम होता है, अब यहाँ पे निकालो तो ये वाला। अब यह जो है, इसको पकड़ो रहो, यह जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, देखिए कोई भी पार्ट बोतल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो भी पानी का बोतल होगा, आरएल डीएनएस, जिसमें हम लोग पानी इसको सलाइन इन्फ्यूज करने जाएंगे, तो उसको हम लोग इन्फ्यूज करने के लिए इसमें बोतल इंट्रोड्यूसर को हम लोग इसमें इन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेम्बर होता है, चेम्बर में हम लोग क्या करेंगे कि चेम्बर यहाँ पे दिखाइए, चेम्बर जो है, चेम्बर में है थोड़ा सा ऊपर पर, चेम्बर में यहाँ पानी हम लोग यहाँ से लोड कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चेम्बर में पानी जमा रहता है, इसी से पानी यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, और इस फिल्टर के द्वारा पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जिस स्पीड में हमको चाहना रहता है उस स्पीड में वह फिल्टर से होते हुए आएगा। और उसके बाद यह क्या बोलते हैं, इसको आईवी लाइन बोलते हैं, लाइन है। और यह क्या है, रेगुलेटर है। जैसे गैस में रेगुलेटर होता है कम बेसी करने वाला, तो इसका काम क्या है कि पानी किस स्पीड में चढ़ाना है, यह क्या है, रेगुलेटर है। यह क्या करेगा, रेगुलेट करना है, पर मिनट में कितना ड्रॉप चढ़ाना है, इसको रेगुलेट करने के लिए कि फास्ट चढ़ाना है, यह रेगुलेटर, इसका नाम रेगुलेटर पड़ा हुआ है। और यह जो है वह क्या है, रबर गार्ड है। क्या है यह, जो क्या है, यह क्या नाम है इसका, रबर गार्ड है। और यह है कैनुला एंड है, जो कैनुला में इंसर्ट कराया जाता है। तो यह सलाइन सेट हो गया। अब इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाना है, तो वहीं आईवी, जैसे आईवी देना है वैसे ही आईवी देने के लिए हम लोग जो वेन को लोग स्टेलाइज करने के बाद जो कैनुला लगाए या फिर आईवी सेट लगाए, आईवी सेट उसमें इंट्रोड्यूस करा के हम लोग सलाइन को इन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ने आज पूरा अच्छा तरीका से इंट्रावेनस
इंट्रा मस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का तरीका, स्लाइनिंग करने का तरीका हम लोग जाने। अब इसको हम लोग अभी थ्योरेटिकल जाने और हम लोग पेशेंट पे भी इसमें पेशेंट पे भी करके बताएंगे कि आईएम कैसे देते हैं, आईवी कैसे देते हैं, या फिर स्लाइन कैसे पेशेंट को करेंगे। इसका भी हम लोग एक लाइव डेमो पेशेंट पे करके बताएंगे।